हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और किसके लिए पढ़ने वाले हैं? अल्किन्स के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और साथ में क्या पढ़ने वाले हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या पढ़ने वाले हैं हम? पहला है आपका, पहले स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ने वाले हैं और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? ऐसे स्ट्रक्चर जिसके जो मॉलिक्यूल फार्मूला समान होता है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का, वो कैसे होता है? डिफर होता है। और उसी को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा किसी एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का, और उसी को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर किसके देखने वाले? अल्किन्स में, जिसमें कि अगर दो कार्बन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? अल्किन, या उसको बोलते हैं इथिन। तो इथिन का एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। उसी प्रकार अगर कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोपिन बोलते हैं। और प्रोपिन में भी कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? मैक्सिमम एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं? अगर कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 8। तो इसके कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं उसको देखना। क्या बोलेंगे कि कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं इस ब्यूटेन के, उसको देखना है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है? इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देखने, किसके? ब्यूटेन के। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें की 4 कार्बन बना देंगे, और किसी दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे अभी कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे बना देंगे, और हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देना है। किसकी मदद से करोगे आप? हाइड्रोजन की मदद से। इसने अभी 2 बॉन्ड बना लिए, और कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसको? 2। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2, और इसी प्रकार इसमें 3 हाइड्रोजन लिखने, ठीक है। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो कैसा आएगा फिर? कि पेरेंट चेन कितनी कार्बन की है? 1 2 3 4। और जो डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? ब्यूट 1 इन, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बना सकते हो? कि जो पोजीशन है इस डबल बॉन्ड की, उसको सिर्फ इसमें में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे हम? कि अभी इस पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड इस फर्स्ट पोजीशन पे था, इसको हम कैसे लिखेंगे? सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम? CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, और हर कार्बन की वैल्यू से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो आप इसमें भी देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, सिर्फ स्ट्रक्चर में ही इसका डिफरेंस आता है। तो इसका नाम क्या होगा फिर? अभी 1 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और पेरेंट कार्बन कितने कार्बन के हैं? 4 कार्बन के। तो जब भी 4 कार्बन होते हैं अल्किन्स में, क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटीन। और जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है? अभी 2 है, तो इसको क्या बोलोगे? 2 ब्यूटीन। और इसका हम क्या कर सकते हैं? और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखोगे? ऐसा लिखेंगे। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है कैसे आएगा? कि सबसे पहले पेरेंट चेन कंसीडर करना है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कहीं से भी नंबरिंग दो, एक ही बात आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा होने के कारण उसकी पोजीशन हमको लिखनी है। तो पोजीशन क्या है इसकी? 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन कितने कार्बन की? अभी पहले
4 कार्बन की पेरेंट चेन होती थी, अब की बार जो कार्बन्स की पोजीशन है, मतलब पेरेंट चेन हो कितने कार्बन्स की है, 3 कार्बन्स की, और 3 कार्बन्स के लिए अल्कीन को क्या बोलते हैं, प्रोपीन। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट से, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हो गए किसके, इस ब्यूटीन फॉर्मूला के, कितने हो गए, 1 2 3। तो आपको ये क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर में आपको क्या पहचानना है कि कौन चेन आइसोमेरिज्म है और कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्या बोला मैंने कि आपको पहचानना है कि चेन आइसोमेरिज्म कौन है, कौन सा स्ट्रक्चर चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और कौन से स्ट्रक्चर आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो हम जैसे इसको 1 कंसीडर करेंगे, इसको 2 और इसको 3 कंसीडर करेंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म किसको कहा जाता है कि जिसमें जो चेन होती है, 2 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंट चेन होनी चाहिए। अगर कोई एक स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन्स की संख्या अगर 3 है और किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या अलग है, 4 है, तो क्या हो गया, उसमें चेन में डिफरेंस आ गया। और जब भी कार्बन्स की चेन, मतलब जब भी पेरेंट्स की चेन में डिफरेंस आएगा तो उसको क्या बोला जाता है, चेन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे बोलेंगे कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे हो और किसी दूसरे स्ट्रक्चर में वो थर्ड पोजीशन पे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन स्ट्रक्चर में अलग अलग है। और क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है और सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर उस डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, तो क्या हुआ कि उनकी जो पोजीशन में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आने के कारण उसको क्या बोला जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको समझ होगा। तो आपको क्या बताना है, इन 3 स्ट्रक्चर्स में से पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन है और चेन आइसोमेरिज्म कौन है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि इसमें पेरेंट कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटीन है। और इसमें क्या है, ब्यूटीन है, मतलब चेन समान है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या होगा, पेरेंट कार्बन क्या है, प्रोपीन है। तो और जब भी पेरेंट चेन में अगर डिफरेंस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा फिर, फर्स्ट और थर्ड, और साथ में सेकेंड और थर्ड भी कैसे हो गए आपके, चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसकी चेन 4 कार्बन की है और इसकी चेन कैसे है, 3 कार्बन की। तो क्या हो गया, सेकेंड और थर्ड भी कैसे हैं, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और अभी आपको क्या बोलना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन है। तो आप भी बताइए, पोजीशन क्या चेक करना है आपको, सिर्फ कार्बन की पोजीशन, मतलब सॉरी, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करना है। तो इसमें देखो, डबल बॉन्ड का है, फर्स्ट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड का है, सेकेंड पोजीशन पे है, और डबल बॉन्ड का प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चरों में कि जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन कैसी है, अलग अलग है। इसके कारण जो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन कैसे है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कैसे है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप इसके जो अगर कार्बन की संख्या अगर 5 है और हाइड्रोजन 10 है, तो इसको क्या बोला जाता है, पेंटेन। आप पेंटेन के आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बना के देखना, क्या देखना है आपको, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बना के देखना है। किसके बना के देखना है, C5H10 के लिए। और उसमें क्या कंसीडर करना है कि चेन आइसोमेरिज्म कौन है और पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन है, स्ट्रक्चर में वो ध्यान में रखना है। और कितने नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो भी आपको बताना है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो क्या होता है उसको देखते, आइए देखते फिर। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसके लिए, अल्किन्स के लिए। क्या देखना है आपको, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब 2 स्ट्रक्चर है उसकी जियोमेट्री क्या हो सकती है उसको देखना है।
स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग हो सकते हैं उसको देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उदाहरण देके समझने वाले, किसको उदाहरण देके समझने वाले हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो क्या होता है कि जो अल्केन्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है, कोई कार्बन है और कार्बन है, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और हर कार्बन के साथ कोई बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे हम, क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और हर कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप जुड़े रहेंगे। क्या बोला मैंने, अलग अलग ग्रुप जुड़े रहेंगे। तो कैसा होगा कि कार्बन ए और बी समान रहेंगे, इस साइड्स पे ए अलग कोई ग्रुप रहेगा और बी ग्रुप कुछ अलग रहेगा। उसी प्रकार इस कार्बन के साथ ए ग्रुप अलग रहेगा और बी ग्रुप अलग रहेगा, लेकिन ये जो ए ग्रुप है इस ए के समान रहेगा और ये बी ग्रुप है इस कार्बन का इस बी ग्रुप के समान रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए और ए समान रहेंगे, बी और बी समान रहेंगे, लेकिन ए और बी क्या रहेंगे, नॉट इक्वल्स टू बी। एक कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक कार्बन के ऊपर अगर दो समान ग्रुप रहेंगे तो उसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं निकाल सकते। क्या बोला मैंने, अगर एक कार्बन पे अगर समान ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उसके हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम कि ये जो ए और ए इनकी जो पोजीशन है ना अलग अलग करके देखना। क्या करना है, ए और ए की पोजीशन अभी ऐसी थी तो मैं क्या करूँगा, ए इसी साइड पे रहेगा, लेकिन जो ए और बी की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। अभी कैसे करोगे कि ऐसा समझो लगे तो कि मैं सी सी, इसको एक स्ट्रक्चर समझ लो पहले तो 1, ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि इस कार्बन को तो समान रहने दूंगा, लेकिन इसके जो सामने वाले कार्बन है उसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है कि ए की जगह पे किसको लिखना है, बी को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, सी सी, इनकी पोजीशन समान रहना है बी, लेकिन क्या करना है, ए की जगह पे क्या करना है, बी को लिखना है। तो कैसे लिखोगे, बी। अभी ये बताओ मेरे को कि ये समान दिख रहा है क्या आपको, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, स्ट्रक्चर भी समान है। कैसे, ए है, ए है, बी ग्रुप है, बी ग्रुप है, बी ग्रुप है, बी ग्रुप है, स्ट्रक्चर भी समान है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है उसको दिखाओ। क्या बोलना है, डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो ग्रुप है या जो एटम है इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या बोला मैंने, इन ग्रुप या एटम की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी यह इस कार्बन के साथ ए की पोजीशन इस कार्बन के सामने थी और इस पोजीशन में क्या हो गया, ये समान है, लेकिन इस कार्बन पे इस बी की पोजीशन पहले नीचे थी पर इस साइड पे अभी क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ जो पोजीशन है इन दो कार्बन के सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंस आने लगता है। क्या बोलते हैं हम, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आता है, इसको क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। क्या बोला मैंने कि कार्बन कार्बन के जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप रहेंगे किसी भी स्ट्रक्चर में उनकी पोजीशन क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी या डिफरेंस रहेगी दो स्ट्रक्चरों में या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर में। उसको क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी देखो आप इनकी पोजीशन, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो गया, पोजीशन इन दोनों की अलग है। तो जब भी इन दो जियोमेट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल
ये क्या है, जियोमेट्री है। और इनमें जो पोजीशन है, इन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई, अलग अलग होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिस। क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमर। मतलब अगर कोई कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और इस साइड भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अलग अलग है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमर। मतलब उसकी जियोमेट्री अलग अलग रहेगी। तो अभी हम क्या देखेंगे कि इसका नाम क्या है, जब अगर समान ग्रुप है एक साइड पे रहेंगे उसका नाम क्या आएगा, और जब समान ग्रुप ए और ए जब अलग अलग रहेंगे तो इनका नाम क्या आएगा, उसको देखना है अभी सबसे पहले। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई कि जब मॉलिक्यूल्स which have same molecular formula as structure formula but different arrangement of atom or group in a space or in around the carbon carbon double bond is called as a geometrical isomerism। क्या बोलोगे उसको, geometrical isomerism। इसमें क्या होता है, इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने के कारण ये जो ग्रुप है इसको हम घुमा नहीं सकते। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को कैसे हम किधर भी रोटेट कर सकते हैं उसको, इस साइड से इस साइड से इस साइड से। लेकिन इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड आ जाने के कारण इसको हम रोटेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर एक बॉन्ड को रोटेट किया उसमें ये इस साइड्स पे आ गया तो ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल ना हो। इसके कारण ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, मतलब इनकी पोजीशन पे रोटेट नहीं कर पाते। लेकिन सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, स्टेबल होता है, वो किसी भी साइड्स पे स्टेबल ले मूव कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है इनके बीच में कैसा होता है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन का मतलब क्या होता है कि मैं इसको घुमा के बी को ए की पोजीशन पे नहीं ला सकता, उसी प्रकार ए को घुमा के बी की पोजीशन पे नहीं ला सकता, क्योंकि इनकी जो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है। क्योंकि डबल बॉन्ड के थ्रू अगर मैं ए है इस साइड और इस साइड पे ए, मैं उसको घुमा नहीं सकता हूँ। मतलब अगर ए को मैं पीछे करूँगा ऐसा नीचे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है वह रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होने के कारण ये बॉन्ड क्या होते हैं, रोटेट नहीं होते हैं। और इन ग्रुपों को क्या क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। और रिस्ट्रिक्शन किस कारण आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के कारण ये अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ब्यूटीन का एग्जांपल लेंगे, 2 ब्यूटीन का, और उसमें देखेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगे, कि ए और बी समान नहीं रहने चाहिए। ठीक है, और ए समान है, बी और बी समान है। और अभी जब ए और ए अगर समान पोजीशन पे इस साइड पे, तो उसको किस नाम से बोला जाता है। उसी प्रकार अगर ये जो ग्रुप है समान अगर अलग साइड पे, तो उसको किस नाम से बोलते हैं वो देखना है आपको। अभी हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए 2 ब्यूटीन का। तो हम क्या करेंगे, 2 ब्यूटीन को लेते हैं। ठीक है, क्या करना है कि 2 ब्यूटीन मतलब सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका और इस स्ट्रक्चर का समान है, साथ ही इनके स्ट्रक्चर भी कैसे समान है। देखो CH3 दो ग्रुप है, CH3 दो ग्रुप है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, समान स्ट्रक्चर भी है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन CH3 है ये समान है, CH3 की जो पोजीशन है वो कैसे हो गई, चेंज हो गई, अलग अलग हो गई। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कि जो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण,
तो जो बाहर के जो सबस्ट्रेट ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेशन नहीं शो करते, इसके कारण उसको क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पोजीशन होती है ग्रुप्स की वो कैसे होती है, चेंज होती है, मतलब अलग अलग हो रहती है। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस का आ रहा है कि जो ये CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, इन दोनों नेबर कार्बन्स के, क्या बोला मैंने, एक कार्बन का CH3 ग्रुप और उसी प्रकार वो सेकेंड कार्बन का जो CH3 ग्रुप है वो कैसे है, समान साइड पे आ रहे हैं, देखो समान साइड पे आ रहे हैं। और जब भी समान सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इन दो कार्बन्स के बीच में अगर समान साइड पे आएंगे, एक ही साइड पे आएंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, सीज आइसोमर। क्या बोला जाता है, सीज आइसोमर। मतलब अगर दो कार्बन है उसके जो समान ग्रुप है एक ही साइड पे आएंगे और उसको क्या बोला जाता है, सीज आइसोमर। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार इस स्ट्रक्चर में देखो, अभी ये जो CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है अभी कैसे है, अलग अलग है। ये एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और जो समान ग्रुप हो वो कैसे हो, 180 डिग्री एंगल पे हो। कैसे होने चाहिए वो, 180 डिग्री एंगल पे होंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस आइसोमर। क्या बोलोगे कि अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इन दो कार्बन्स के बीच में समान वाले ग्रुप अगर 180 डिग्री एंगल पे अगर क्रॉस में रहेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस आइसोमर बोला जाता है। और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में कैसे बोल सकते हैं, ये डबल बॉन्ड क्यों रेस्ट्रिक्ट रोटेशन रहता है। जैसे हम बोल सकते हैं अगर मैं खड़ा हूँ कि मैं, अगर मान लो कि मैं डबल बॉन्ड हूँ तो मैं वैसा वैसा रहूँगा, लेकिन जो मेरे हाथ की पोजीशन है, जो ये हाथ है मेरा, इस बार अगर ऐसा है और ये हाथ ऐसा है, लेकिन अगली बार क्या होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर में ये जो मेरा हाथ इस साइड पे था इस साइड पे हो जाएगा और ये जो हाथ इस साइड पे था इस साइड पे हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसमें स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। स्ट्रक्चर कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, क्योंकि शरीर तो वैसा ही है समान, लेकिन जो मेरे हैंड्स की पोजीशन है वो कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। और उसी को हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस किस में आ रहा है, जो सबस्ट्रेट ग्रुप है, जैसे मेरे हैंड्स की पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले इस साइड का हैंड इस साइड में था, लेकिन ये जो साइड में अगली स्ट्रक्चर में अगर इस साइड पे आ गया और ये हैंड इस साइड पे आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप या एटम। और उसी में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं। और जब समान ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता हो तो उसको क्या बोलोगे आप, सीज आइसोमर। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और जो समान ग्रुप हो वो कैसे हो, 180 डिग्री पे प्रेजेंट हो, ऐसा क्रॉस में हो, ऐसा समझो उसको, ऐसे समान ग्रुप, तो इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ये किसके आइसोमर है, 2 ब्यूटीन के आइसोमरिज्म है। ठीक है, अभी ये बताओ मेरे को, ये जो 2 ब्यूटीन है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है या चेन आइसोमेरिज्म है, क्या बताओगे इसको। ये ना तो चेन आइसोमेरिज्म है ना पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्यों, क्योंकि इनकी जो पेरेंट चेन है कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, इधर भी वही है। ठीक है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म चेक करने के समय क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को चेक करना है। तो इस साइड पे देखो 1 2 3 4 कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है। 1 2 3 4 कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है क्या, नहीं। सिर्फ मैंने इसको अलग अलग प्रकार से लिख दिया है डबल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 ब्यूटीन है इस, ये क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, क्योंकि सीज और ट्रांस जब भी बने किसी भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में तो उनको क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो अभी आपको क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स, और अल्किन्स में भी किसके, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। किसके लिए देखना है आपको, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो कैसी होती है। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन होते हैं, सीज और ट्रांस होते हैं। और सीज में क्या होता है, जब भी नेबर ग्रुप पे समान ग्रुप हो
और वो एक ही साइड पे हो तो उसको क्या बोला जाता है, सीज आइसोमर। और जब नेबरिंग कार्बन पे जो समान ग्रुप हो 180 डिग्री पे प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इन दो डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या चेंज आते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल क्या कंसीडर करेंगे, 2 ब्यूटीन का। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, समान है तो सीस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। अभी क्या होता है इन सीज और ट्रांस में कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। चेंज होने के कारण क्या होता है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि इनके जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो भी उनकी पोजीशन चेंज होती है। तो आपको इन फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है या जो सोलिबिलिटी बोलते हैं हम या पोलरिटी बोलते हैं, उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसको देखना है। तो अभी सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसकी जो पोलरिटी है। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, जो चार्ज सेपरेशन है। अगर कोई मॉलिक्यूल है ये सिस फॉर्म में, ये आपके पोलर है या नॉन पोलर है उसको चेक करना है। उसी प्रकार जो आपके ट्रांसफॉर्म है इस 2 ब्यूटीन की, ये पोलर है या नॉन पोलर है उसको देखना है। तो अभी सबसे पहले देखो, जो पोलरिटी चेक करने के लिए क्या कंसिडर करना है, पोलरिटी। पोलरिटी कंसिडर कैसे होती है कि कोई एक्स और कोई वाई ग्रुप है, सपोज करो उनके बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है एटम की, वो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी को क्या बोला जाता है, पोलरिटी बोलते हैं। जैसे अगर एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाई, तो ये क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और इसको कैसे लिख देंगे, ना पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, पोलरिटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों वो किस साइड पे गए हैं, मतलब किस डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, पोलरिटी बोलते हैं। क्या कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच साइड, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस साइड जा रहे हैं, एक्स की साइड पे जा रहे हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, आपको उसको ये देखना है। तो इनमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है सिंगल बॉन्ड की कम होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। क्या बोला मैंने, जो सिंगल बॉन्ड की पोलरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है इस साइड के किस साइड पे जाएंगे, फिर इस साइड पे आने लग जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी देखो, इस कार्बन और इस कार्बन में पोलरिटी किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे क्योंकि इस साइड पे डबल बॉन्ड है। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखो, इस कार्बन और इस कार्बन में पोलरिटी किस साइड जाने वाली है, इस साइड जाएगी क्योंकि इसकी पोलरिटी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार इस कार्बन और इस कार्बन में जो पोलरिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगे। किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो साइड है किस साइड पे जा रहे हैं, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और यहाँ भी क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है इसी साइड पे जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ कैसा हो रहा है कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इस साइड से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और यहाँ पोजीशन कैसी है, इस साइड पे ऐसी। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड में जा रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड में जा रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो पोलरिटी है वो क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। मतलब ये कार्बन और ये CH3 ग्रुप की जो पोलरिटी है
एक ही डायरेक्शन में अलग ऐसे आने के कारण इनकी जो पोलरिटी वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है। क्या हो रही है, पोलरिटी जीरो है। जब भी अगर कोई अपोज में आए दोनों चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो पोलरिटी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस ट्रांस की पोलरिटी क्या है, जीरो। ठीक है। और इसकी जो पोलरिटी है सी, इसकी कुछ ना कुछ पोलरिटी रहेंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, दोनों जो हो अपोज में आने के कारण उनकी जो पोलरिटी वो क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन थी वो दोनों को क्या हो रहे थे, क्रॉस में आ रहे थे। ये ध्यान में रखना है आपको। जब भी ऐसे एरो अगर दोनों कट कर सके तो क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं। तो ट्रांस कैसा होगा, नॉन पोलर। और सीस कैसा रहेगा फिर, पोलर। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैंसल आउट नहीं हो पा रहे। ठीक है। ये देख ली कि आपने कि जो सीज है मॉलिक्यूल्स वो कैसा रहेगा, पोलर रहेगा, और जो ट्रांस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नॉन पोलर रहेंगे। तो अभी आपको क्या चेक करना है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी और स्टेबिलिटी कंसीडर करना है। अभी आप बताओ मुझे, सबसे पहले हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। किसको चेक करना है, स्टेबिलिटी। क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। किनकी स्टेबिलिटी, सीज मॉलिक्यूल्स की और ट्रांस मॉलिक्यूल्स की। अभी आप बताओ मुझे, सीज में क्या हो रहा है, जो ये बड़े बड़े ग्रुप है CH3 ग्रुप, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। मतलब दोनों कैसे, पास में, दोनों पास में। अगर इस कार्बन के पास में अगर दो बड़े ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या स्टेबल रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों पास में होने के कारण ये बोलेगा मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड पे शिफ्ट करेगा। उसी तरह ये क्या, ये भी बड़ा ग्रुप है, समान ग्रुप है, ये भी क्या कहना चाहेगा कि मैं भी बड़ा हूँ, मुझे रहने के लिए ज़्यादा जरूरत रहेंगे, तो क्या करेगा, ये भी इसको उस साइड पे शिफ्ट करेगा। मतलब क्या होता है, इसमें कोई इधर शिफ्ट करेगा, कोई इधर शिफ्ट करेगा। इसके लिए जो बॉन्ड होता है ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनके क्या होता है, पोजीशन में चेंजेस आने के कारण। इसके कारण क्या होता है, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, क्योंकि लार्जर ग्रुप जो है वो एक ही साइड पे। जब भी बड़े ग्रुप एक साइड पे हो तो उसको बोलते हैं सीज, और बड़े ग्रुप होने के कारण उनको जगह ज़्यादा लगती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करने का सोचते हैं। एक इधर शिफ्ट करता है और एक इधर शिफ्ट करता है। इसके लिए वो क्या हो, स्टेबल नहीं हो पाते, अच्छे से रह नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप है, जैसे कि CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप है, वो कैसे 180 डिग्री पे प्रेजेंट होने के कारण वो क्या है, स्टेबल है। ये इस साइड पे भी घूम सकता है, ये इस साइड पे भी जा सकता है। कोई चेंजेस से क्या कोई रोकने वाला, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो बड़े बड़े ग्रुप है 180 डिग्री पे होने के कारण जो स्टेबिलिटी है ट्रांस की ज़्यादा होती है, किससे, सीस से। ये ध्यान में रखना। और पोलैरिटी सीस की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस की, ये ध्यान में रखना। और बॉइलिंग पॉइंट है सीस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस से, और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। ट्रांस को मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है एज कंपेयर टू सीस। इसको भी ध्यान में रखना। ये जो प्रॉपर्टीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अभी और एक प्रॉपर्टी कौन बोल सकते कि सोलिबिलिटी। अब ये बताओ मुझे, सोलिबिलिटी में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो सीज है जल्दी से सोल्यूबल हो जाएगा क्योंकि पोलर है, और ट्रांस है ये जल्दी से सोल्यूबल नहीं होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांस में कब ज़्यादा रहेगा, जब जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसे रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ये ध्यान में रखना है। इसको क्या ध्यान में रखना है, जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांस का कब ज़्यादा रहेगा, जिससे जब जो स्ट्रक्चर है उनके कैसे हो गए, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। मतलब उनके जो कार्बन हो
18 कार्बन से ज़्यादा होने चाहिए, तब कैसे रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांस का ज़्यादा रहेगा, किससे, सिस से रहेगा। और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस का ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस, और पोलरिटी सिस की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस, और स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सिस, क्योंकि बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री और बड़े ग्रुप पास पास में रहते हैं, और इसमें जो बड़े ग्रुप और एटम रहते हैं वो 180 डिग्री पे दूर होने के कारण वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आई होप आपको इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सीज और ट्रांस की समझ में आई होगी। अभी हम क्या और बोल सकते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम और कब कब देख सकते हैं कि ये अगर ये बॉन्ड है CH3 अगर अलग अलग रहेंगे तब भी जियोमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है क्या, वो देखेंगे अभी। तो अभी हम क्या देखेंगे कि अगर कार्बन और कार्बन और कार्बन और कार्बन, अगर ये जो ग्रुप है, अगर ये कोई X है और एक Y है, X है और कोई Z है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो बताना है। उसी प्रकार अगर इस साइड पे अगर X है और इस साइड पे Y है और इस साइड पे क्या है, Z है और इस साइड पे W है, तो आपको क्या कंसिडर करना है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्या, जी जरूर करते हैं। क्यों, इसको देखो, इसको कैसे लिखते हैं, देख सकते हैं X Y, X और Z। इस टाइम पे क्या होता है कि अगर X और X समान है और इधर क्या है Y और Z अलग अलग है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, X और X समान है तो इसको सिस बोला जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, Z से डिनोट करते हैं, किससे, Z से भी डिनोट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जुस्मन, क्या बोला जाता है, जुस्मन बोलते हैं उसको। जब भी सेम ग्रुप अगर एक साइड पे तो उसको क्या बोलते हैं, सिस भी बोलते हैं और जुस्मन भी बोलते हैं। और इसी भी स्ट्रक्चर में अगर वो ऐसा रहेगा, ये क्या हो गए, जो समान ग्रुप है वो अब क्या चला गया 180 डिग्री पे, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। और साथ में इसको क्या बोला जाता है, इंटेमन, क्या बोला जाता है, ई से डिनोट किया जाता है और इसको भी बोलते हैं इंटेमन। क्या बोलते हैं, इंटेमन या जुस्मन। सीज या जेड, एक तो ट्रांस या ई बोलते हैं। इस साइड पे ये होगा कि यार देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 चारों ग्रुप कैसे है, अलग अलग है। चारों ग्रुप अलग अलग होने के कारण इसमें क्या चेक किया जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला किसका ज़्यादा है वो चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो लेकिन ये चारों ग्रुप कैसे हो, अलग अलग हो, तब इन एटम या मोलिक्यूल्स का क्या देखा जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला देखा जाता है, या एक तो एटॉमिक नंबर देखा जाता है। अगर इस साइड पे देखो अभी इस कार्बन के लिए, अगर X का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास अगर ज़्यादा है किससे, Y से, क्या कि X का जो एटॉमिक मास है, मास या नंबर किससे ज़्यादा है, Y से। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि X का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Y से, तो उसको क्या नंबर देना है, 1 नंबर देना है, और इसको क्या नंबर देना है, 2 नंबर देना है। ऐसा कंसिडर किया। अगर Y का एटॉमिक नंबर या मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू X से, तो नंबर किसको देंगे, 1, इसको नंबर 1 देना है और इसको नंबर 2 देना है। उसी प्रकार यहाँ भी अगर मैंने बोला कि तो Z है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू W से, तो इन दोनों में नंबर 1 किसको देना है, इसको नंबर 1 दोगे और इसको नंबर 2 दोगे। याद तक समझा। तो अगर जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है अगर 180 पे हो तो उसको क्या बोलोगे, ई। क्या बोला मैंने, अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप 180 डिग्री पे होगे तो उसको क्या बोलोगे, ई बोलोगे। और जब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर समान साइड या 90 डिग्री पे होंगे
तो उसको क्या बोलोगे, जेड बोलोगे। क्या बोलोगे, जेड बोलोगे। समान साइड वाले 180 पे होंगे तो ई बोलोगे। कि जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर 90 डिग्री पे होंगे तो उसको क्या बोलोगे, जेड। इसको हमेशा ध्यान में रख लेना। इसका एक एग्जांपल कैसे दे सकते हैं हम कि सी इसको बोलोगे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। क्या हुआ देखो, अभी इसमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि चारों ग्रुप कैसे है, अलग अलग है। तो इसमें आप सीज या ट्रांस नहीं बता सकते हो, क्योंकि सीज और ट्रांस बताने के लिए आपको समान ग्रुप होना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आदि हो कि चारों ग्रुप अलग अलग हो, तब क्या बोला जाता है, ई या जेड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ई या जेड का यूज किया जाता है। तो अभी क्या करना है, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी को चेक करना है। इस कार्बन में 1 नंबर इसको देना है या इसको देना है, वो कैसे कंसीडर करना है, उसका एटॉमिक नंबर चेक करना है या मास चेक करना है। आप बताओ मुझे, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन या क्लोरीन का? किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। इसके लिए इसको क्या बोलोगे, 1, और इसको क्या दोगे, 2। उसी प्रकार इन दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का है। ठीक है, तो आयोडीन को क्या नाम देना है, 1, और इसको क्या बोलना है आपको, 2 है। और मैंने क्या बोला है, जब भी हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर समान साइड पे हो, 90 डिग्री पे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, जेड आइसोमर। क्या बोलोगे, जेड आइसोमर। ठीक है, और अगर ये 1 और 1 अगर 180 डिग्री पे रहते तो इसको क्या बोलते हैं फिर आप, ई आइसोमर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें सारे एग्जाम्पल देख लेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, कौन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा, और साथ में ई और जेड के एग्जाम्पल भी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स देखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।